से अपनी चाल को संभालता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। देखिए अब डे हाई पर 19,795 के स्तरों पर तो 19,800 के आसपास एक बार फिर निफ्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक ने भी खूब कोशिश की अपनी चाल को संभालने की। सुबह में 500 पॉइंट के कट के साथ खुले, लेकिन अभी भी वो 300 पॉइंट का पेन कायम है। बैंकिंग काउंटर्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, जहां पर दरअसल आरबीआई ने एक्शन लिया है, रिस्क वेट्स कंज्यूमर लोन्स पर बढ़ा दिए हैं, उनका एक नीजर्क रिएक्शन साफ बनता दिखाई दिया है। लेकिन एक पॉकेट है जहां पर अच्छी तेजी बनी है और वो पॉकेट हमने आपके लिए आइडेंटिफाई भी किया। बीमा कंपनियां देखिए, एसबीआई लाइफ टॉप ट्रेडेड काउंटर 4.5% के गेंस पर। एचडीएफसी लाइफ, जिस पर एक बाय कॉल भी आया था आशीष बहेती की तरफ से, 3.5% के गेंस यहां पर भी बने हैं। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी आज का टॉप काउंटर है, तेजी वाला 4.5% का इजाफा। मैक्स फाइनेंशियल, जो मेरे ख्याल में राजेश सातपुते ने सजेस्ट किया था, वो भी काउंटर इस समय 4% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। तो पूरा फोकस आज इन दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों में बीमा से जुड़े हुए ट्रेड्स में बनता दिखाई दे रहा है। तेजी का मंदी ऑफ कोर्स बैंक और एनबीएफसीज में देखने को मिल रही है। चलिए अब 10 का दमदार ट्रेड क्या साबित हो रहा है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ राजेश सातपुते और मानस जायसवाल बने हुए हैं पिछले शो से, और अब हम जोड़ रहे हैं हमारे दो और जानकारों को, गौरव बिस्सा और साथ ही साथ विकास सालुंखे। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरव, बताइए आपका फ्रेश ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, दोनों ही फिलहाल बाई साइड के ट्रेड्स होंगे और स्विंग के ट्रेड्स यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा वो है एचसीएल टेक का। देखिए, 2 दिन से अगर आप देखें तो आईटी स्पेस थोड़ा स्टेबल है, आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है, सपोर्ट भी अगर देखा जाए तो निफ्टी को देखने मिल रहा है। वहाँ पे अगर एचसीएल टेक के चार्ट्स देखते हैं तो डेली या वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक स्विंग हाई बना है, ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है और एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। एंड स्टॉक कैन एम फॉर मच हायर लेवल्स। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 1290 के होंगे और 1365 1370 तक के लेवल्स के लिए आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को आप बाय कर सकते हैं। आपको कुशनिंग फैक्टर भी देखने मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है बीपीसीएल। काफी एक अच्छी अपसाइड हमको ओएमसीज में देखने मिल चुकी है। हैविंग सेड दैट, क्योंकि इतना ज्यादा आपका अंडर परफॉर्मेंस था तो मल्टीपल आपके हर्डल्स आपको देखने मिल रहे हैं और फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने मिला है। आप इसको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी कह सकते हैं बीपीसीएल को। अगर आप वो नहीं देखना चाहें डेली चार्ट्स पे तो आप उसको स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस आपके होंगे वो होंगे आपके 390 के और ऊपर में स्टॉक जो है 430 के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है बीपीसीएल। ओके, दो ट्रेड्स। मीनवाइल निफ्टी को लेके आइए। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली बेस 1 के जोन में खुला। निफ्टी बैंक में अभी भी कन्विक्शन नहीं है। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में कन्विक्शन क्यों नहीं है? निफ्टी बैंक अभी भी अपने 2 एवरेजेस के नीचे है और कॉल राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट निफ्टी डे हाई पर बेस जोन से शूट अप हो चुका है। एक मैं जिक्र इसलिए वक्त कर रहा हूँ, इसलिए इसका क्योंकि रिलायंस 2370 पर अब डे हाई पर है। रिलायंस अब कल के स्विंग हाई को तैयार होता हुआ काटने के लिए तो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। दैट्स गुड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रेड हो गए गौरव के। विकास सालू जी के पास चलते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए, नजर एफएमसीजी स्टॉक्स पे है। अगर आप एफएमसीजी देखें तो आज मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉन्ट्रा वेट आ रहा है, तो मैरिको देखिए। मुझे लगता है मैरिको में यहाँ पे बाय का ट्रेड बनेगा, जिसका टारगेट बनेगा स्विंग ट्रेड का टारगेट 540 542 ये इसका रेजिस्टेंस है, तो यही हमारा टारगेट होगा। तो हम मैरिको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 524 का। एट द सेम टाइम जो सेकंड ट्रेड होगा वो सीमेंट पैक से होगा, तो उसमें से अगर आप देखें तो दालमिया भारत, मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है। 2170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 2250 से लेके 2270। ओके, तो 2 नए ट्रेड्स मैरिको और दालमिया भारत राजेश जी ने आइडेंटिफाई किए हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। बताइए, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षद। देखो, ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है, बट स्टॉक में बहुत अच्छे मोमेंटम देखने मिल रहे हैं, तो मेरे दोनों भी काउंटर बाय साइड करेंगे। पहले रहेगा पीडीलाइट यहाँ पे, पीडीलाइट इंडस्ट्री। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में काउंटर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा था 2500 के आसपास और 2470, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिला था। आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। इनवर्ट हेड एंड शोल्डर डेली में ब्रेकआउट मिला है, नेकलाइन ब्रेक कर चुका है
ये काउंटर, तो मुझे लगता है 2500 के ऊपर ये काउंटर एक अच्छा मूव कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 2620 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है ऊपर में आते हुए देखने मिलेंगे। 2450 का यहाँ पे स्टॉप लॉस पीडीलाइट इंडस्ट्री में यहाँ पे लेके चलना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ चल रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। दूसरा है मेरा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट लास्ट कुछ दिनों में 420 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था और एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिल रहा था। आज वापस वहां से एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है फर्स्ट 1 घंटे में, तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट यहाँ पे बाय करना चाहिए 442 के टारगेट के लिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 415 के आसपास का एक स्टॉप लॉस अंबुजा में लगा के चलिए। ऊपर में 442 के आसपास के टारगेट अंबुजा सीमेंट में भी एक यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है, तो दोनों भी काउंटर मेरे बाय साइड के रहे। जी हाँ, और ये 2 ट्रेड्स आपके हो गए। और जरा वो अपोलो की कॉल जो हर्षद में डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले ही, जिसमें हमने बात की थी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकआउट है। कल भी इस कॉल को हमने लिया था, सुबह 5400 की कॉल 91 पे बात हुई थी। जरा डायरेक्टर साहब उसका प्रीमियम लिख आइएगा। आज ऑप्शन ट्रेड्स इतने अच्छे मिले हैं कि पूछिए मत। वो अपोलो की कॉल ट्रेड कर रही थी 91 पे आज सुबह भी, एंड उस लेवल पर भी बात हुई थी, ये बाय है। अब वहाँ से करीब आप समझ लीजिएगा कि 29 रुपये और चल चुकी है। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है अपोलो हॉस्पिटल्स में। मानस, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए दो स्टॉक है, दोनों में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। पहला एसआरएफ है, जहां पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर 8 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। आज एसआरएफ ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2350 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2425 के टारगेट्स पॉसिबल है एसआरएफ में। और दूसरा स्टॉक जहां पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है वो है पीआई इंडस्ट्रीज का, जहां पर 6-7 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 2740 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लेकिन आज पीआई इंडस्ट्रीज ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 3690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3875 के टारगेट्स पॉसिबल है पीआई इंडस्ट्रीज में। ओके डायरेक्टर साहब, कुछ देर में आप ऑप्शन स्टैट्स रेडी रखिएगा। 19800 की कॉल, 19900 की कॉल, 20000 की कॉल, और नीचे 19800 की पुट, 19700 की पुट, 19600 की पुट। इन तीनों स्ट्राइक्स को देखेंगे। अपोलो का जिक्र हुआ, अच्छा करता हुआ। मेरे स्क्रीन पे और 1-2 स्टॉक्स अपीयर हो रहे हैं, और इट्स निफ्टी फार्मा जो एक माइलेज क्रिएट करता हुआ। लुक एट निफ्टी फार्मा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 15748, और ये मेरा सिस्टम ने अभी अलर्ट किया कि निफ्टी फार्मा ने अपने प्रीवियस हाई को, जो कि ऑल टाइम हाई भी है, उसको पैरेलली अगर आप देखें अलाइन कर लिया है। यानी निफ्टी फार्मा इज टेक्निकली एट ऑल टाइम हाई। इस वक्त आप देखिए पूरा का पूरा फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस बस करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। विकास, फार्मा में कोई और चॉइस आपकी जिसको आप पिक करना चाहें इस वक्त? देखो फार्मा में मुझे लग रहा है सन फार्मा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिन में वो एक साइडवाइज मोमेंटम कर रहा था। कल यहाँ पे हमने देखा कि 1190 के ऊपर वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सन फार्मा है ऊपर में 1240 1260 के आसपास का एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1170 का यहाँ पे सपोर्ट है। कल भी हमने देखा था कि लास्ट के हाफ एन आवर में थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ था, लेकिन आज वापस सुबह से जैसे ओपन हुआ है मार्केट, वहां से फार्मा में मुझे लगता है सन फार्मा एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा यहाँ से ऊपर का पॉजिटिव मोमेंट। सन फार्मा एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। निफ्टी फार्मा इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और डायरेक्टर साहब, चलते चलते जो ट्रेड्स हमने सुबह हर्षद और मैंने पहला सौदा में लिए थे, उसमें एक था पिडीलाइट। पिडीलाइट की 2500 की कॉल, जरा डायरेक्टर साहब वो भी स्क्रीन पे लेके आइएगा, जिसको लिया गया था। एक एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, अपोलो, ये 3 स्ट्राइक्स हमने पिक की थी। 2500 की कॉल लेके आइए। 43 पे ट्रेड कर रही थी उस वक्त। नाउ इट्स 55। मेरे ख्याल से अभी भी अपडेट नहीं है। इसका प्रीमियम 60 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। मैं कुछ देर में अपडेट कर दूंगा आपको, बट पिडीलाइट इज नाउ एट डे हाई। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ देवेंद्र चौकसी मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। अब मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ डीआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी जुड़ गए। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। एक और सत्र जहां पर निफ्टी बैंक की खूब धुलाई हो रही है, खबर तो आप जानते ही हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, स्पेशली एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, और खासतौर से ये 2 एंटिटीज, क्योंकि एक तो क्रेडिट कार्ड लेंडिंग एसबीआई कार्ड्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, दूसरा बजाज फाइनेंस बनाया ही गया था कंज्यूमर लोन्स देने के लिए, और उस पर एक और दूसरे दिन गाज गिरती हुई। इन दोनों में अगर एक्सपोजर है तो क्या करना है?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल सबसे पहले तो आई थिंक जो आरबीआई की पॉलिसी है फॉर टाइटनिंग ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिट, इट्स अ वेलकम पॉलिसी। क्योंकि अगर ये पॉलिसी आप नहीं लाते तो शायद आई थिंक बुक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती। ऑफ कोर्स बैंक्स लाइक बजाज फाइनेंस आर डेफिनेटली आई थिंक मोर विजिलेंट अबाउट आई थिंक देयर ओन सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, बट फिर भी रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव का फर्ज बनता है कि आई थिंक दे प्रिवेंट any kind of NPAs happening due to unsecured loans. So that is more than welcome. Another point I think which we noticed that those companies which are already following the prudent practices, जो कंपनियां ऑलरेडी प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ रही है, उसमें बजाज फाइनेंस की कंपनी इंक्लूडेड है, उनके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल वुड बी लेस फॉर देम। ऑन द कंट्री बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली 10,000 करोड़ फंड्स रेस किए हैं, so that will come handy for them for lending purpose. And as and when in future if they require new money, I think they have the ability to raise that kind of a money. So मैं नहीं समझता हूँ कि I think that will create a larger amount of problem for them. At the same time, some of the smaller and weaker size banks and NBFCs which are there, उनके लिए शायद चैलेंज बढ़ सकती है। तो ये एडवांटेज आई थिंक स्ट्रॉन्गर कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस, जियो फिनसर्व जैसी कंपनी को ज्यादा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। So overall, I think we remain neutral to positive about I think this particular view, and we believe that I think banks like Bajaj Finance will remain relatively stronger position going forward as well. ये एक नीजक रिएक्शन जरूर देखने को मिल रहा है देवेन भाई, लेकिन क्या ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक बड़े क्लीनअप की तरफ इशारा है? और खासतौर से आपका कल दोपहर में जिस तरह से एक्सिस बैंक टूटा, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मेरा सवाल ये है, क्योंकि संदीप बख्शी साहब ने स्पेसिफिकली कहा था कि हम अपनी कंज्यूमर लेंडिंग को थोड़ा सा और पुश करने वाले हैं। ये प्लान्स फिर क्या बैक बेंच पे चले जाएंगे, बैक बर्नर पर चले जाते हैं? हर्षदा, मेरा ऐसा मानना है कि जो बैंक के पास फंड रेज करने की क्षमता नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा आ सकता है। जो बैंक के पास ऑलरेडी फंड रेज करने की क्षमता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बैंक्स एनबीएफसी को लैंड करती है, तो ऑब्वियसली आई थिंक इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन बैंक्स वुड प्रेफर टू लैंड टू दोज एनबीएफसीज व्हिच हैव गॉट द लीस्ट ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके अंदर बजाज फाइनेंस का नाम इंक्लूडेड है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इसमें नाइदर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या बजाज फाइनेंस को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, जहां तक जो बैंक और एनबीएफसी का सवाल है कि जो फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कंस्टेंट है, उनके लिए शायद आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक रेस्ट ऑफ द बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज, यहाँ पे कैपेसिटी बेटर है, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेज करने का एक मार्ग दिया है उन्होंने, मैं नहीं समझता उनके लिए कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, आज जब बाजार में बैंक्स और एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन वाले थोड़े कोलैप्स हो रहे हैं, बाजार ने एक और मैसेज दिया है कि मैं क्रूड में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। क्रूड के रिट्रेसमेंट को हाथों हाथ दिया बाजार ने। सर, ये जो यूएस में आई थिंक हुआ, जो इन्फ्लेशन नीचे आया, इसका एक प्रतीक ये भी है कि थोड़ा ठंडापन अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है, जिसको क्रूड का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप क्रूड के इस इम्पैक्ट को कैसे रीड कर रहे हैं सर? और स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर इस इम्पैक्ट को चेस करना हो तो आपके जहन में क्या आ रहा है? पिडिलाइट, एशियन, बर्जर, इंडिगो, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन स्टॉक्स को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वेल, मैं कोई बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के दाम के लिए। आई थिंक करीबन $75 के आसपास ब्रेंट का दाम आया है, तो दैट इज अ वेलकम मूव। डेफिनेटली आई थिंक इफ दिस पर्टिकुलर रेट सस्टेन्स तो इंडिया के लिए सोना में सुहागा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी आर रियली पॉजिटिव अबाउट इट। हाउएवर द रेट शुड सस्टेन एट दिस लेवल। अगर रेट सस्टेन होता है तो क्रूड एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स यानी रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जिनकी कंजम्पशन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, जिनकी कंजम्पशन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, जिनकी कंजम्पशन इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक पेंट्स के अंदर भी होती है, ये सब जो जगह पे उनकी कंजम्पशन होती है, तो इट लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस is a good sign for the derivative companies who are basically consuming the crude oil products. उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा संकेत है। मगर ये सस्टेन होना जरूरी बनता है। इफ दिस इज सस्टेनिंग देन पॉसिबली आई थिंक व्हाटएवर नेम्स यू हैव स्पोकन अबाउट, दे विल हैव रिलेटिवली फार बेटर टाइम देन व्हाट दे हैव सीन इन द लास्ट क्वार्टर। फॉर्चुनेटली गए क्वार्टर के अंदर मार्जिन सुरक्षित रहे, वेदर इट इज एशियन पेंट, वेदर इट इज पीडीलाइट, or even for that matter any other companies which have basically consumed the crude oil derivative products.
थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इज गोइंग टू रिमेन रीजनेबली स्ट्रांग गोइंग बाय द ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। तो मैं मानता हूँ कि अगर एक बाजू वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है और दूसरी तरफ मार्जिन के अंदर स्टेबिलिटी आती है, आई थिंक दिस कंपनीज विल हैव रिलेटिवली बेटर टाइम्स गोइंग फॉरवर्ड। इस बीच आप एक बार बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी भाई नहीं टिक रहा था हायर लेवल्स पे, और फर्स्ट इंस्टेंस में 44, 43, 900 का कॉलेटर क्लियरली कंफर्टेबल नजर आ रहा था। और आप देखिए 43,640 पे निफ्टी बैंक ने भी देवेंद्र भाई के बोलते बोलते जो था इंट्राडे में टिक स्विंग लगाया, स्विंग टिक का जो लो लगाया वो सुबह के मॉर्निंग स्विंग को ऑलमोस्ट मैच कर गया, और वो टूटा तो और पेन बढ़ेगा इस वक्त। बट बैंकों पे बात हो चुकी है यहाँ पर, और क्रूड डेरिवेटिव से बातचीत हो चुकी है। निफ्टी फार्मा एट डे हाई। आज बाजार में जिस चीज़ ने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है वो है निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर। देवेंद्र जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के अर्निंग्स आपको इस पर लगी कैसी? और ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग तबका रहा है, सेकुलर मूव देने वाला स्पेस रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स, और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी इस बार डॉक्टर लाल पैथलैब के नंबर्स के बाद स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही है। सर, ये हेल्थ केयर स्पेस पे आपकी राय, डायग्नोस्टिक प्लस हॉस्पिटल स्टॉक्स? तो करीबन 20% के आसपास का एवरेज ग्रोथ दिस पर्टिकुलर स्पेस इज अज्यूमिंग both hospital as well as diagnostic business. Both of them are assuming around 20% kind of a steady growth. And I think that is something which I think we would like to factor into. Any company which is growing with this kind of a growth rate will double the size of the balance sheet every 4 years. तो उसका मीनिंग ये होता है कि हर 2 साल के अंदर उनको पैसे नए डाल के नए हॉस्पिटल, नए बेड्स बनाने पड़ेंगे, particularly in the hospital business. Which means that every 2 years, 3 years time, these hospital companies will come to investors to buy new money, because I think the requirement for producing the growth will be continuous, and that is where I think they would probably be requiring more and more money. I'm absolutely, I think, comfortable with the growth that is being produced by these companies. However, I think those businesses which keeps on coming to investors again and again for taking money, वहाँ पे मैं थोड़ा संभलना चाहता हूँ, and that is where I think the valuation matters to me. करीबन आज की तारीख के अंदर most of the hospital stocks are adequately priced. Headroom for upside is relatively less. Unless market के अंदर कोई correction आता है और price के अंदर fall आता है, then I think it becomes a meaningful buy given the kind of situation that I spoke about. But otherwise, I think buying at current levels, you will have to keep, I think, relatively smaller margin available to you for appreciation, and at the same time longer period of investment in your portfolio. ये चीज के ऊपर इन्वेस्ट को ध्यान रखना जरूरी बनता है। अब देवेंद्र, अब इंश्योरेंस कंपनियों पर आपकी अब क्या राय रहेगी? मुझे याद है एक समय जब पूरा बाजार इस पूरे सेक्टर पर काफी बुलिश था और फिर इन स्टॉक्स ने कुछ करके नहीं दिया। आज इन काउंटर्स में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, मैक्स हो, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इधर क्या एक्सपोजर बढ़ाने का टाइम ठीक है? तो इंश्योरेंस बिजनेस का मेरा ऐसा समझना है कि आई थिंक अलोंग विद द ग्रोथ इन द जीडीपी, the savings and investment growth also is maintained. करीबन 28 से 30% का saving and investment related component रहता है GDP के अंदर. So to a greater extent, I think with the GDP increasing 3 times, 4 times from current levels in next 10-12 years, the similar amount of money would be available, I think, for savings and investment. And a component of this savings and investment money goes into the insurance premium. That is understood. So insurance companies का जो growth है, मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन सालाना 15 से 20% के बीच में न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ चालू रह सकता है अगले 5 साल 10 साल के लिए. So that is the kind of growth trajectory we are talking about. However, valuation की नजरिए से देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आई थिंक आपको एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिलना जरूरी बनता है. एम्बेडेड EV to EBITDA यानी एम्बेडेड वैल्यू टू EBITDA का जो रेशियो है, if that remains under comfortable position, then possibly buying is more rewarding. Currently, many of the insurance companies are putting at adequately high amount of EV to EBITDA, and that is where I feel that the valuations are adequately priced. Currently, market के अंदर एक 10% का जो भाव के अंदर correction आता है कोई कारण सर, then these companies becomes relatively more comfortable to buy into the portfolio for 15 to 20% kind of return in a year's time. तो नज़रें होनी चाहिए। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनियां आज आउट परफॉर्म कर रही हैं।
देवेन, ऑटो कंपनियों पर आपका क्या टेक है? क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने साफ कह दिया है कि 32 दिन फेस्टिविटीज के बड़े अच्छे रहे, 19-20% तक की ग्रोथ देखने को मिली। आई एम होपिंग ये आयशर, बजाज ऑटो और मारुति भी अपना डेटा पॉइंट शेयर करेंगी। लेकिन जिस तरह के लॉन्चेस प्लान्ड है और जिस तरह का फिर निचले लेवल से मोमेंटम देखने को मिला इन स्टॉक्स में, क्या रिटर्न्स बन सकते हैं? I think one should remain bullish about auto and the prospects within auto. Two-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles, farm equipments. In each of the verticals, we are seeing the high amount of demand growth in the current scenario. जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया कि इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, कंज्यूमर के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ता है। अगर ये पावर बढ़ता है तो डेफिनेटली आई थिंक ऑटो एंसिलरीज के लिए अच्छा कारण है। मैं ऐसा समझता हूँ कि करंट लेवल के ऊपर टू व्हीलर कंपनीज, पैसेंजर व्हीकल कंपनीज, they are suggesting that they will continue to produce around 15% kind of a growth in their earnings, or even in a better scenario 20% kind of a growth in their earnings. अगर कोई कारण सर मार्केट में स्टॉक के दाम नीचे लेवल पे ट्रेड होते हैं तो शायद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ दिस कंपनीज, करंटली कोटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, मैं ऐसा समझता हूँ कि हेडरूम इज रिलेटिवली लेस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्राइस टू परफेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। करीबन 10% के आसपास का अपसाइड यहाँ से दिख रहा है। अगर कोई कारण से मार्केट में गिरावट आती है और नीचे के लेवल के ऊपर प्राइस मिलते हैं स्टॉक के, तो करीबन 15-20% कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान रखें। कीप मनी रिजर्व फॉर बाइंग एट अ लोअर लेवल्स। मे बी कंपनीज लाइक टाटा मोटर कैन बी लुक लिटिल डिफरेंटली एट द करंट लेवल। कोई कारण सर स्टॉक के अंदर 5% के आसपास का भी फॉल आता है तो दैट वुड बिकम अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू द पोर्टफोलियो। ओके देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर, अपनी सेक्टर्स पर राय रखी आपने, और बेहद खूबसूरत हो और शांत हो और आरामदायक आपका सप्ताह अंत गुजरे, यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्रीज, निफ्टी ठीक है, 16 पॉइंट्स अप और बिल्कुल अच्छी ट्रैजेक्टरी में है, कोई बहुत डैमेज नहीं हुआ है। अगर आप कल की कैंडल से कंपेयर करें, ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा है कि निफ्टी ने कल की अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी थी 19,800, उसको फिर स्ट्राइक किया। मॉर्निंग की अप्रोच यही थी कि कंफर्टेबल आप निफ्टी पे हैं, बट बैंक निफ्टी यकीन मानिए कंफर्टेबल नहीं है। डायरेक्टर साहब, वो कॉल्स ऑप्शन रेडी रखे हैं क्या आपने? प्लीज़ एक बार देखते हैं उसको, और क्या इस वक्त हो रहा है। निफ्टी बैंक के स्ट्राइक्स आपके स्क्रीन पे नहीं आएंगे, बट निफ्टी बैंक में याद रखिएगा 44,000, 43,900, 43,800, इन 3 स्ट्राइक पे इतनी राइटिंग हुई है कि पूछिए मत। तो बैंक निफ्टी पे क्लियर मैसेज है, कॉन्फिडेंस अब तभी आएगा जब आप 44,000 की स्ट्राइक को क्रॉस कर जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे इंट्राडे बेसिस पे क्या हुआ है याद रखिएगा। इस आज की गैप डाउन के बाद 7800 की 19,800 की कॉल पे सबसे बड़ी राइटिंग है, यानी अब नेक्स्ट स्विंग तभी आएगा जब आप 19,820 के ऊपर सस्टेन करने देंगे। अदरवाइज यही रहेगा, और एनी डिप टुवर्ड्स 19,710, 720 एज पर द पुट राइटर्स कन्विक्शन, 19,700 पे जो पुट राइट हुई है वो इंडिकेट करता है एनी डिप टुवर्ड्स 19,710, 720 वो एक अच्छा डिप होगा बाय करने लायक। बट निफ्टी बैंक में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ये 43,900 या फिर 44,000 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लेगा। हर्षदा। जी हाँ वीरू, ये फिलहाल सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। निफ्टी बैंक ही बार बार टेस्ट कर रहा है पेशेंस को। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स पर गौरव आपकी मैं राय लेना चाहूँगी, स्पेशली निफ्टी में जो हमने देखा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है। अब कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है आपको ओएनजीसी में। इनफैक्ट ओएनजीसी 2% नीचे कट देता हुआ, पीपीसीएल भी ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ कर रहा है। गौरव, ओएनजीसी का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए हर्षद जी, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 160, 165 पे। उसके बाद में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है ऊपर गया है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है, पर मुझे लगता है कि एक बार 190, 188 के आसपास में आके एक बार सेटल आउट हो सकता है और फिर वहां से एक फिर से उछाल दिखाए। तो अनलेस आपको मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और निफ्टी जा रही है 19,500 के करीब, तो एक करेक्शन इसमें देखने मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से 3-4% से ज्यादा करेक्शन मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। विकास, एक आपका मैं व्यू चाहूँगा निफ्टी बैंक पर। आप कैसे अप्रोच करेंगे? मतलब कोई लॉन्ग ट्रेड या फिर शॉर्ट ट्रेड की गुंजाइश आपको नजर आ रही है?
विकास जी, मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, देखो बैंक निफ्टी की बात करो तो अभी फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में अभी यहाँ पे वापस अगर ये वापस नीचे के जो लो है आज के, उसको वापस रिटेस्ट करता है और उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है वापस प्रेशर बिल्ड होगा, लेकिन ऊपर में 44,000 के आसपास का इंट्राडे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिलेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं आते तो उसके बाद वापस 44,300 400 एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कल और परसों में उसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे रुकते हुए देखने मिल रहा है। बट हालांकि अभी भी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए 4400 44,000 का ब्रेक करने के लिए। अगर वो ऊपर जाता है तो ही मेरी राय रहेगी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव साइड होगा। अगर नीचे है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर वापस आज के डे लो पे वापस इंडेक्स आता है और बैंक निफ्टी आती है तो मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। और निफ्टी के लिए अच्छी बात यह है कि निफ्टी को आई थिंक वो बेनिफिट देने के लिए और हायर लेवल्स पर सस्टेन रखने के लिए सुबह से कंट्रीब्यूशन जारी है। पहले एविएशन, पेंट्स, फार्मा सब ने वो एडवांटेज दिया, कुछ एनबीएफसीज ने दिया जो कि अनसिक्योर्ड लोन से दूर थी, एचएफसीज ने आज एक बेनिफिट दिया। अब रिलायंस अपनी भूमिका निभाता हुआ, और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कॉल्स में देखा था कि 19,800 पे कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन वो उस कॉल राइटर के लिए सबसे बड़ा रिस्क है रिलायंस। गौरव, आपकी राय जानना चाहूँगा। इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मैं आई थिंक निफ्टी के स्ट्रक्चर और इंट्राडे बिहेवियर पे फोकस कर रहा हूँ। रिलायंस का 2372 के ऊपर सेटल होना, ये क्या प्रोजेक्शन देगा हायर लेवल्स पे निफ्टी ट्रेडर्स के लिए? ये काफी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आप अगर इसके डेली चार्ट देखेंगे तो एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, फिर से उसका रिटेस्ट हुआ 2300 के आसपास, और अब एक स्विंग हाई बना रहा है। तो अगर यहीं पे सेटल होता है, वाली क्लोज अगर आती है 2375 पे, तो एक स्विफ्ट अपसाइड जो है वो आपको देखने मिल सकती है 2420 2425 के लिए। तो बड़ी अपसाइड नहीं कह रहा हूँ कि वाली चार्ट देख रहा हूँ मैं, लेकिन 50 पॉइंट की अपसाइड और आपको देखने मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही है, और हायर हाई हायर लो बना रहा है वाली चार्ट्स पे, तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। लेकिन एक जो फोर्थ गियर में जाएगा वो 2375 के वाली क्लोज के ऊपर 50 पॉइंट के स्विफ्ट गियर में देखने मिल जाएंगे। 75 के बाद और तेजी बनती दिखाई देगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उस लेवल का इंतजार करना चाहिए। रिलायंस की बात हुई है तो ड्यू डिस्क्लोजर जो आप चैनल देख रहे हैं वो सीएनबीसी आवाज़ है, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप बात कर लें ये ट्रेड लेने से पहले। चलिए गौरांग, बेग योर पार्टनर गौरव और विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, ऊपर नीचे थोड़ी सी धड़कनें तेज हुई हैं आज निफ्टी बैंक के चलते। 430 अंकों की गिरावट, हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी दिखा रहा है, निफ्टी आपके सामने 20 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप में एक 100 पॉइंट का स्विंग आया था तेजी की तरफ, लेकिन ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, अब सिर्फ 52 अंकों की ही बढ़त रह गई है। यह है ताज़ा हाल आपके लिए मार्केट का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1, और इसी के साथ अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।